नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। द वीक ऑफ शो में आज हम बात करने वाले हफ्ते भर की सियासी उठापटक के बारे में। सबके भैया मोहन भैया, कुछ इस तरह की छवि और नया रूप इन दिनों देखा जा रहा है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का लाडली बहनों के बीच, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुरूप प्रदेश की आधी आबादी से संवाद स्थापित करने अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश भर में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें प्रदेश की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सीएम उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं तो कई सौगातें भी उन्हें दी जा रही है। 450 में गैस सिलेंडर, 250 रुपए अतिरिक्त राशि और अब महिला जनप्रतिनिधियों का 20% मानदेय बढ़ाया गया। ये कोशिश है सरकार की महिलाओं को सशक्त बनाने और ये बताने कि महिलाओं से किया गया हर वादा सरकार पूरा करेगी और हर परिस्थिति में महिलाओं के साथ खड़ी रहेगी। सबके भैया, प्रदेश के भैया, युवाओं के भैया, बहनों के भैया। ये है मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नया परिचय करा रहे हैं। सबके भैया मोहन भैया, बहनों के भैया मोहन भैया, भाइयों के भैया मोहन भैया। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों नए रूप में हैं। वो रूप है सबके भैया मोहन भैया। मुख्यमंत्री हर वर्ग के बीच पहुंच रहे हैं, हर वर्ग के लिए योजनाएं सामने ला रहे हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा फोकस महिला वोटर्स यानी कि बहनों पर है। मोहन भैया की सौगात, 40 लाख उज्ज्वला हितग्राही लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी बीमा योजनाओं का लाभ, राखी के मौके पर 1,29 लाख लाडली बहनों को 250 रुपए का गिफ्ट। बहनों को गिफ्ट देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक और बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के वेतन में 20% इजाफे का ऐलान किया है। सीएम के इस ऐलान के बाद महापौर को अब 22,000 की जगह 26,400 रुपए मिलेंगे। उपाध्यक्ष को 18,000 की जगह 21,600 रुपए मिलेंगे। नगर निगम के पार्षद 12,000 की जगह 14,400 रुपए पाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष 6,000 की जगह 7,200 रुपए पाएंगे। नगर पालिका उपाध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़कर 5,760 रुपए होगा। नगर पालिका के पार्षद का मानदेय 3,600 से बढ़कर 4,320 रुपए होगा। नगर परिषद अध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़कर 5,760 रुपए कर दिया गया। नगर परिषद के उपाध्यक्ष का मानदेय 4,200 से बढ़कर 5,040 रुपए हो जाएगा। नगर परिषद के पार्षद 2,800 की जगह 3,360 रुपए पाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही अच्छा काम करने वाली नगर निगमों को 5 करोड़ और नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। एक अहम ऐलान ये भी है कि अब 24 मीटर से बड़ी सड़कों के चौड़ीकरण के लिए जो जमीन ली जाएगी उसका FAR के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। हमारी लाडली बहनों के लिए 10 तारीख के दिन आप सबके माध्यम से भी 25,000 बहनों की राखी बनी कि नहीं बनी? 25,000 जगह से ताली बजाओ। आज तक का एक रिकॉर्ड बना होगा। रक्षाबंधन से 10 दिन पहले एक साथ सारी बहनों ने, और पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन वो राशि के पहले सम्मान जो छिपा हुआ है। कांग्रेस सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सबके मोहन भैया की उपमा और नगरीय निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने के ऐलान पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार का क्या बिगाड़ा था जो उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया। सरकार ने चुने हुए महिला जनप्रतिनिधियों की सुध ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र की असली सफलता पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रशासन में छुपी हुई है। तो जब पार्षदों का जो है मानदेय बढ़ाने की बात सरकार कर रही है तो पंचों को जो है क्यों पीछे छोड़ दिया? पंचों से ऐसी कौन सी बुराई है कि अब वो अपने आप को भैया कहलाएंगे? तो बहुत अच्छी बात है। एक ने मामा का घर बनाया था तो दूसरे भैया का घर बना लें। कब तक तख्ती लगाएंगे वो अपने घर पे? मध्य प्रदेश भाजपा का गढ़ बन चुका है। 2 दशक से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। लोकसभा में क्लीन स्वीप की स्थिति है तो स्थानीय निकायों और पंचायती संस्थाओं में भी अधिकतर में भाजपा का कब्जा है। इसकी शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि भाजपा हर वर्ग को साध रही है। डॉक्टर मोहन यादव के रूप में बीजेपी को एक ऐसा चेहरा मिल गया है जिसकी छवि सबके भैया यानी कि मोहन भैया की बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24।
मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के करीब 7 महीने बाद मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंप दिए गए। सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले का प्रभार अपने पास रखा है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में उनके ही करीबी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है, जिस पर सियासी तकरार देखने को मिली। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के करीब 7 महीने बाद मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंप दिए गए हैं। सीएम डॉक्टर यादव ने इंदौर जिले का प्रभार अपने पास रखा है। डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल सागर और शहडोल, जगदीश देवड़ा को जबलपुर और देवास जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आकर मंत्री बने रामनिवास रावत को मंडला और दमोह जिले का जिम्मा दिया गया है। खास बात यह है कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में उन्हीं के करीबी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को ग्वालियर की कमान, गोविंद सिंह राजपूत को गुना की कमान, प्रद्युम्न सिंह तोमर को शिवपुरी की कमान। इसके साथ ही सीनियर मंत्रियों को बड़े जिलों का प्रभार नहीं दिया गया है। इंदौर का प्रभार मुख्यमंत्री खुद देखेंगे, तो भोपाल की जिम्मेदारी चैतन्य कश्यप को दी गई है। बंटवारे में ना कोई बड़ा न छोटा, मंत्रियों को जिलों के बंटवारे में ना कोई बड़ा न छोटा। सीनियर मंत्रियों को भोपाल ग्वालियर जैसे जिलों के प्रभार नहीं। सीनियर मंत्रियों को एक जिला गृहनगर से नजदीक और एक दूर का जिला मिला है। कैलाश विजयवर्गीय को सतना और धार का प्रभार, प्रहलाद पटेल को रीवा और भिंड की जिम्मेदारी, राकेश सिंह को छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम की कमान। भाजपा इसे संतुलित बंटवारा बता रही है। उसका दावा है कि मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिलने के बाद विकास के कार्यक्रमों में तेजी आएगी, तो वहीं कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि इसके बाद भाजपा में गुटबाजी और भी बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपने का कार्य किया है। जिले अधिक है, मंत्री कम है, तो स्वाभाविक है 2-2 जिले भी देना पड़ेंगे एक-एक मंत्री को। कुल मिला के हमारे यहाँ जो जिले की सरकार की जो एक अवधारणा है और जिले में कार्य सुचारू रूप से चल सके और प्रभावी तरीके से सरकार की योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच में जा सके, मैं सभी मंत्रीगण जो जिन्हें जिले मिले हैं उन सबको बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वे लोग शासकीय कार्य को और जिले में जाकर अच्छी गति दे सकेंगे। देखिए, मंत्रियों को जो प्रभार दिए हैं, इसमें खास तौर से जो ग्वालियर और चंबल संभाग है, इसमें जो बीजेपी का नैसर्गिक कार्यकर्ता था उसको बहुत निराशा हुई है। जो पहले कांग्रेस को चलाते थे, अब वही लोग बीजेपी को चलाएंगे। जो नैसर्गिक कार्यकर्ता है बीजेपी का, उसकी सुनवाई कहाँ होगी? आप कह रहे थे कि कांग्रेस विहीन भारत का निर्माण करना है और आप बीजेपी को कांग्रेस बनाने पे तुले हुए हो, यानी आपकी कांग्रेस से कभी मुक्ति होगी नहीं। सत्ता के विकेंद्रीकरण के मकसद से प्रभारी मंत्री की अवधारणा लाई गई थी। जिलों में प्रभारी मंत्री की हैसियत मुख्यमंत्री की ही होती है। वो जिला स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण रखते ही हैं, साथ ही जिलों में सत्ता और संगठन में समन्वय का जिम्मा उन्हीं का होता है। अब देखना यह है कि मंत्रियों को जिले के प्रभार देने के बाद डॉक्टर मोहन सरकार इन उद्देश्यों में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। वहीं इस हफ्ते देश ने आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाई। देशभक्ति की अलख जगाने भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली, तो कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा। इसी के साथ भाजपा ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया, जिसके चलते कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप भी लगाया गया और लाखों लोगों की हत्या और बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया। देश आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। देश भर में जश्न की तैयारी है, लेकिन सियासत इस पर भारी है। देशभक्ति की अलख जगाने भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली, कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही। इसी के साथ भाजपा ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाकर कांग्रेस को देश के बंटवारे, लाखों लोगों की हत्या और बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। भाजपा नेताओं ने ये भी कहा कि कांग्रेस आज भी विभाजनकारी राजनीति कर रही है। देश की आजादी के समय जब देश नई करवट ले रहा था, पूरा देश अपनी आजादी की आग में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार, लेकिन ऐसे समय में कायरतापूर्ण तरीके से जैसा देश का बंटवारा मंजूर किया गया और बंटवारा नहीं मंजूर किया और तो इस बात को छिपाया गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, ये झूठ बोल करके हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों को मौत के मुंह में धकेला गया। विभाजन की विभीषिका, अरे दो भाइयों का बंटवारा भी होता है,
तो पूरे परिवार में भूकंप आ जाता, लेकिन इतिहास गवाह है आजादी के समय के वो अन्याय, अत्याचार और तो और ऐसे कई सारे घटनाक्रम हैं। अपने को विभाजन के लिए दोषी ठहराने पर कांग्रेस उबल पड़ी। कांग्रेस ने कहा जिन लोगों का आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, अंग्रेजों के एजेंट थे, वो आज राष्ट्रवाद पर ज्ञान दे रहे हैं, विभाजन की त्रासदी पर इवेंट कर रहे हैं। आप बताइए, ये आज़ाद भारत में पैदा हुए और इनकी पार्टी के पूर्वज अंग्रेजों से मिले हुए थे, विरोध कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन का। जिस काल, समय और परिस्थितियों का इनको ज्ञान नहीं है, जिसके ये साक्षी नहीं रहे हैं, उसको एक इवेंट के रूप में मना रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और मूर्खतापूर्ण क्या हो सकता है। ना तो वो समय इन्होंने देखा है, न उस समय के इतिहास को ये जानते हैं, न इन्होंने इतिहास को ठीक से पढ़ा है। जो पाठशाला इनको पढ़ा दी गई है, तोता जैसा वो रट रहे हैं। देश 77 सालों से आजादी की वर्षगांठ मनाता आ रहा है, लेकिन आजादी और देश के विभाजन पर इतनी सियासत पहली बार दिखी। इसकी वजह शायद ये है कि कांग्रेस आजादी और संविधान दोनों को अपनी देन बताकर दोनों पर खतरा बता रही है। इसको लेकर मोदी सरकार उसके निशाने पर है। पलटवार में भाजपा विभाजन विभीषिका दिवस के बहाने ये बताने की कोशिश में है कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण और विभाजन की नीति से देश का कितना नुकसान किया। देखना यह है कि आम आदमी के जहन पर इसका कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छात्रों को क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं, इस पर देश में पहले भी सियासत होती आ रही है। भाजपा शुरू से ही कांग्रेस और वामपंथी और हिंदू विरोधी साहित्य पढ़ाने के आरोप लगाती रही है। वहीं जब भाजपा ने इस पर परिवर्तन की पहल की, कांग्रेस और दूसरे दल शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाने लगे। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में नई किताबें खरीदे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये किताबें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के लिए खरीदी जाएंगी। ये किताबें पाठ्यक्रम का हिस्सा न होकर छात्रों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। इनमें से कुछ किताबें RSS नेताओं द्वारा भी लिखी गई है, जिस पर सियासत हुई। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में नई किताबें खरीदे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। ये किताबें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के लिए खरीदी जाएंगी। ये किताबें पाठ्यक्रम का हिस्सा न होकर छात्रों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। इनमें से कुछ किताबें RSS नेताओं द्वारा लिखी गई है। इनमें RSS से जुड़े सुरेश सोनी, अतुल कोठारी की किताबें भी शामिल है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग पढ़ाएगा संघ नेताओं की किताबें। सरकारी और निजी कॉलेजों को 88 पुस्तकों का सेट खरीदने के निर्देश। खरीदी जाएंगी RSS नेताओं सुरेश सोनी, दीनानाथ बत्रा, डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा की किताबें। अतुल कोठारी, देवेंद्र राव देशमुख और संदीप वासलेकर की किताबें भी पढ़ाई जाएंगी। NK जैन, प्राणनाथ पंकज, राकेश भाटिया की किताबें भी लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। जिन संघ नेताओं की किताबें पढ़ाई जाएंगी वो RSS की शैक्षणिक शाखा विद्या भारती से जुड़े हैं। इसीलिए ये खबर बाहर आते ही कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। वो इसे शिक्षा का भगवाकरण करार दे रही है। उच्च शिक्षा विभाग में जब कोई किताब चालू होती है, लगती है, तो उसकी एक चयन समिति होती है। उसके चयन की मेरिट्स तय होती है। भारतीय संस्कृति का अध्ययन कराना चाहते हैं आप उच्च शिक्षा विभाग के बच्चों को, और उसमें जो है विवेकानंद की 3 किताबें 20-20 रुपए की, और कोठारी जी की 14, बत्रा जी की 14 किताबें 500-500 रुपए की। इसका कोई आधार है? आज देश में जो है शिक्षा, हम उच्च बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, कुछ भी पढ़ा दो। आप शिक्षा दे रहे हैं उन बच्चों को जो मैच्योर हैं, जो कॉलेज में और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। आप बताइए, जो हाफिज सईद के घर पर जाकर चाय पीने वाला आदमी, उस आतंकवादी के घर पर चाय पी जिस व्यक्ति ने, उसकी किताब आपने उसमें लागू कर दी है। उधर भाजपा इस पर पलटवार कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि RSS के स्वयं सेवक लेखक भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे विश्लेषक भी हैं, और यदि उनकी किताबें कॉलेजों में रखी जा रही है तो इसमें विपक्ष को क्या एतराज होना चाहिए। उन्होंने संघ नेता सुरेश सोनी की किताब दिखाकर ये कहा कि अभी तक वामपंथियों ने इतिहास को गलत पेश किया है। गुलामी के रूप में इतिहास को लिखा गया। नई शिक्षा नीति में भारत के गौरव को जानने का मौका मिलेगा। यदि कोई ये कहता है कि सब संघ से जुड़ा हो, मैंने कहा सेना में जाने वाला एक सैनिक भी संघ का कार्यकर्ता हो सकता है, एक लेखक भी कार्यकर्ता हो सकता है, एक प्रोफेसर भी कार्यकर्ता हो सकता है। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को गलत तथ्यों के आधार पर लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्षों तक गलत इतिहास पढ़ाया जाता रहा है।
मैं प्रमाण सहित उस किताब को आपके सामने रख सकता हूं। जो किताब है मेरे सामने, भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा। इस उज्जवल परंपरा की किताब में सैकड़ों उदाहरण है। यदि इस किताब से कोई उदाहरण मिलता है तो किसको क्या तकलीफ होना चाहिए। ये हमारे माननीय सुरेश जी सोनी ने लिखी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी विपक्ष से सवाल किया है कि संघ के विचारकों की किताबें पढ़ाने में बुराई क्या है। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार अपना फैसला नहीं बदलने वाली। कोई भी विचारवान लेखक होगा, उसकी सबकी पुस्तकें वहाँ रखी जाएंगी। अब पुस्तकें नहीं रखेंगे तो क्या करें, पुस्तकें तो रखना पड़ेगी। और पुस्तकें रखने में वो राष्ट्रीय सेवा संघ के होंगे या कोई भी होंगे, हमको उनका आपकी पुस्तक, आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, आपकी इच्छा हो तो मत पढ़ो। छात्रों को क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं, इस पर देश में पहले भी सियासत होती आ रही है। भाजपा शुरू से ही कांग्रेस पर वामपंथी और हिंदू विरोधी साहित्य पढ़ाने का आरोप लगाती रही है। वहीं जब भाजपा ने इस पर परिवर्तन की पहल की तो कांग्रेस और दूसरे दल शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाने लगे। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इस फैसले के बाद सियासत का गरमाना तय था, लेकिन सरकार ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि वो इस मामले में झुकने वाली नहीं है। अब देखना ये है कि इस पर विपक्ष आगे क्या रणनीति अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में लगातार नीतिगत फैसले ले रही डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने फिर एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि मदरसों में बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी गई तो खैर नहीं। सरकार के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस को यह फैसला हिंदुत्व के एजेंडे का एक और पॉइंट लग रहा है, तो वही बीजेपी इसे समय की मांग बता रही है। दरअसल ये फैसला राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के मदरसों में सरकारी अनुदान हड़पने के लिए बड़ी तादाद में कागजी एडमिशन दिए गए हैं और इसके साथ ही गैर मुस्लिमों को भी इस्लामी दीनी तालीम दी जा रही है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि हिंदुत्व के एजेंडे के तहत सरकार एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रही है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी गई तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के भौतिक सत्यापन के निर्देश भी दिए हैं। अनेक मदरसों से ये सूचनाएं मिल रही थी कि हिंदू बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं और शिकायत ये थी कि उनको धर्म विशेष की शिक्षा के लिए बाधित किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके बेस पर उनकी जांच कराएंगे और विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमारे देश में संविधान की व्यवस्था है कि व्यक्ति शिक्षा और अपनी पढ़ाई के लिए स्वतंत्र है। जिस तरह का मतलब दबाव बनाकर उसे किसी तरह की अन्य शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सकता। दरअसल इसी साल जून में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मध्य प्रदेश में 9,000 से अधिक हिंदू बच्चे इस्लामिक मदरसों में रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद आयोग ने मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से सर्वेक्षण कराने की मांग की थी और इसके बाद ये आदेश आया है, लेकिन इस पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा इस मामले को लेकर आमने सामने है। ये तो फ्रीडम है, अगर उनके पेरेंट्स, उनके परिवार के सदस्य चाहते हैं कि हमारा बच्चा दूसरी शिक्षा भी ग्रहण कर ले तो तालीम को रोकना मेरे ख्याल से कोई अच्छा सरकार का निर्णय नहीं हो। फ्रीडम होना चाहिए, कोई किसी तरह की तालीम सीखे। अगर मुस्लिम बच्चे दूसरी तालीम सीखना चाहते हैं तो सीखना चाहिए, क्यों मना है, कौन मना करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मदरसों पर उंगली उठाना, टारगेट करना और एक मंशा से करना जो दिखता है, ये तो एक बहाना है बच्चों का। सच्चाई ये है कि उनको टारगेट करना है तो उनको समझना चाहिए कि इस देश में मदरसों के अंदर पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, राजा राम मोहन राय जी, मुंशी प्रेमचंद जी, जिनकी अनेकों किताबें आज लाइब्रेरियों में मौजूद हैं, इन लोगों ने मदरसों से तालीम हासिल करी। अगर मदरसों में अच्छी चीज़ों की शिक्षा ना होती तो ये कभी मदरसों में नहीं पढ़ते। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने मदरसा बोर्ड बनाया हुआ है, मदरसा कानून बनाया हुआ है। उसमें जो है समावेशी शिक्षा का जो है उद्देश्य से और दीनी के साथ जो है दुनियावी तालीम भी दी जाती है। तो या तो मध्य प्रदेश सरकार को जो है पहले ये कानून बदल देना चाहिए और दूसरा या फिर जो है सभी स्कूलों में किसी भी धर्म, किसी भी उसके भेदभाव के बिना कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। सैकड़ों बच्चे खालसा स्कूलों में पढ़ते हैं दूसरे धर्म के, बहुत सारे जो लोग हैं दिगंबर स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है दूसरे स्कूलों में अन्य कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं।
तो ये जो है इसका जो संवैधानिक इसका वो है उसका पालन होना चाहिए। मदरसे के मामले में जो निर्णय हुआ है वो नैतिक रूप से भी उचित है और कानून की परिधि में भी आता है, क्योंकि किसी गैर मुस्लिम बच्चे को इस्लाम की पढ़ाई नहीं कराई जानी चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये वैमनस्यता फैलाने वाली बात है। पर कांग्रेस को तो हर समय तुष्टीकरण की राजनीति करना है। वो कांग्रेस जिसके नेता राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कहते हो, वो दिग्विजय सिंह जो भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों का इजाद करके पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करते हो, उनसे और कुछ अपेक्षा की नहीं जा सकती। मदरसों और उनकी तालीम पर सवाल पहली बार नहीं उठा है। देश भर में मदरसों पर सरकारी अनुदान लेकर बच्चों को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश, आसाम जैसे भाजपा शासित राज्यों में बड़ी तादाद में मदरसों की मान्यता भी खत्म कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस इसे धार्मिक भेदभाव भरी कार्रवाई बताती है। देखना यह है कि मध्य प्रदेश में इस मसले पर सियासत कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के पहले सियासी दलों में यात्राओं की होड़ लगी। भाजपा ने जहां पूरे राज्य में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस ने 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकाली। निकाय चुनाव के ठीक पहले दोनों यात्राओं के क्या मायने, क्यों गरमाई, इसको लेकर सियासत देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों में नगरीय निकाय चुनाव हैं। चुनाव के ठीक पहले यात्राओं की सियासत ने नई बहस छेड़ दी है। भाजपा जहां 11 अगस्त से देश प्रेम की भावना का संचार करने तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालने का ऐलान किया है। दोनों ही यात्राओं के सियासी मायने भी बेहद खास हैं। भाजपा जहां तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक बार फिर खुद के राष्ट्रवाद के करीब होने का संदेश देने की कोशिश में है, वहीं संविधान यात्रा के माध्यम से कांग्रेस फिर से देश में संविधान खतरे में होने और उसे बचाने का मैसेज देना चाहती है। इन यात्राओं के जरिए दोनों दल निकाय चुनाव के पहले जनता के बीच पहुंचने की कोशिश में हैं। दोनों दल इन यात्राओं को लेकर आमने सामने भी हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। कांग्रेस के पास न नियत है, न नीति है, न काम है, न नेतृत्व है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नकल कर सकती है। इन्होंने जो देश को नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी ने, वो जग जाहिर है। इनका देश प्रेम हमेशा से दिखावा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तिरंगा यात्रा निकालते रही है और इस बार भी हम तिरंगा यात्रा बहुत धूमधाम से निकालने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस नकल करे, इस बयान का कोई भी अर्थ नहीं है। कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी, तिरंगा झंडा लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी है। जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन 50 साल तक तिरंगा का झंडा नहीं फहराने वाले लोग, वो तिरंगा झंडा की बात करते हैं, गजब है। और ये राष्ट्रवादी का बात करते हैं। फर्जी राष्ट्रवादी अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस के बीच यात्राओं को लेकर होड़ मची है। दोनों ही दल अपनी यात्राओं को लेकर जनता के बीच पहुंचने जा रहे हैं और ऐसे में किसकी यात्रा सफल होगी और कौन दूसरे को मात देने में सफल होगा, या तो कुछ वक्त बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो यात्राओं की होड़ ने प्रदेश की सियासी फिजा जरूर गरमा दी है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। विधानसभा और लोकसभा में हार के बाद कांग्रेस में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में पहले हार की समीक्षा करने मोइली कमेटी की बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्षों के साथ चर्चा की गई है। लोकसभा में बड़ी हार के बाद कांग्रेस के संगठन में आत्म अवलोकन चल रहा है और संगठन को एक नया स्वरूप देने का प्रयास हो रहा है। हालांकि कांग्रेस के इस आत्म अवलोकन के दौर पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ में हुए 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत के साथ सत्ता पाई थी। इस चुनाव ने कांग्रेस का 15 साल का सूखा खत्म किया था। 2018 चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई जरूर, लेकिन महज 5 साल में ही सत्ता से बाहर हो गई। इसकी एक वजह ये रही कि इन 5 सालों में जमकर अंदरूनी कलह देखने को मिली। आपसी खींचतान को लेकर प्रदेश भर में चर्चा होती रही। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को वापस विपक्ष में बैठना पड़ा। कांग्रेस के कई नेताओं के बयान भी इसी बीच आए, जो यह बताने के लिए काफी था कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। विधानसभा के बाद लोकसभा में भी कांग्रेस के यही हालात बने। फिर कांग्रेस को मिली हार के बाद AICC ने हार का कारण जानने वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया।
अब कमेटी ने अंतिम मंत्रणा कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस बीच एआईसीसी को रिपोर्ट सौंपने से पहले एक बार फिर प्रदेश के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया, जहां कमेटी बड़े नेताओं से 1-to-1 चर्चा की है। कहा जा रहा है कि इस चर्चा के बाद प्रदेश के संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कल दिल्ली में कांग्रेस की हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक जो मोइली जी के नेतृत्व में बनाई गई है, उसकी कल बैठक बुलाई गई थी। उसमें प्रदेश के सभी शीर्षस्थ नेताओं को आमंत्रित किया गया था और इसी बात को लेकर के चर्चा हुई उस बैठक में कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हारने का क्या बड़ा कारण रहा है और उसको भविष्य के लिए कैसे ठीक किया जा सकता है। इसी विषयों पर लोगों से चर्चा की गई। कांग्रेस को दिल्ली में चल रहे मंथन से बड़े बदलाव की उम्मीद है तो भाजपा इस पर तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले भी बैठक की थी। बैठक का रिजल्ट क्या आता है यह सबने देखा है। हर बार हार के बाद कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल हुआ है, अभी भी वही चल रहा है, आगे भी होगा। वही कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ उटव्वल की स्थिति भाजपा में देखने को मिल रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से पूछ परख खत्म हो चुकी है। रमन सिंह बृजमोहन अग्रवाल को दरकिनार कर दिया गया है। ये इस सिर्फ उटव्वल की स्थिति बनी है। देखिए, तो कांग्रेस का अपने पार्टी फोरम का उनका आंतरिक विषय है, परंतु इतना जरूर कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा से पहले भी खूब बैठकें किए थे, लोकसभा के पहले भी बैठकें किए थे और ये बैठकों में इनका क्या रिजल्ट आता है सब आप लोगों के सामने है, वैसा ही होगा। हम सबने देखा है कि पिछले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हितों के साथ कुठाराघात हुआ, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को इन्होंने प्रताड़ित और परेशान किया। हार पर इनका सिर्फ उठव्वल होना है, हो रहा है और आगे भी होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ उठव्वल की कहीं स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उठव्वल की स्थिति है। जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता लोग हैं उनके पूछ परख खत्म हो गई है। रमन सिंह जी को कहीं पूछ परख नहीं हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी को तो बेचारे को हटाई दिए, बाहर ही कर दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा गुटबाजी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वापस खड़ा करने मोइली कमेटी की रिपोर्ट को अहम माना जा रहा है। प्रदेश में मिले 2 बड़ी हार के बाद मोइली कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को सौंपने से पहले बड़े नेताओं से भी चर्चा हुई। दिल्ली में हुई इस चर्चा में आखिर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, ये देखने लायक होगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।